नमस्कार। आज की दुनिया में भारत एक बहुत बड़ी ताकत है ना? पर सवाल ये है कि ये ताकत आई कहाँ से? ये बनी कैसे? तो आज हम उन्हीं पिलर्स, उन्हीं स्तंभों को समझेंगे जिन पर भारत की आज की शक्ति टिकी हुई है। तो चलिए, बिना किसी भूमिका के सीधे मुद्दे पर आते हैं। स्क्रीन पर देखिए, चौथा नंबर। ये क्या है? 2025 का जो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स है, उसके हिसाब से भारत की मिलिट्री दुनिया की चौथी सबसे पावरफुल मिलिट्री है। सोचिए, सिर्फ एक आंकड़ा, और ये अपने आप में कितनी बड़ी कहानी कहता है। और बस यहीं से हम अपनी आज की बातचीत शुरू करने वाले हैं। तो ये वो 5 पिलर्स हैं जिन पर हम आज बात करेंगे। सबसे पहले राष्ट्र का कवच, मतलब हमारी सेना। फिर देखेंगे कि कैसे मुश्किल लड़ाइयों ने इसे और मजबूत बनाया। इसके बाद रूस के साथ हमारी दोस्ती पर नजर डालेंगे और फिर नेपाल के साथ जो हमारे थोड़े कॉम्प्लेक्स रिश्ते हैं उनको समझेंगे। और आखिर में हम देखेंगे कि भारत के लिए आगे का रास्ता कैसा है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पिलर से, राष्ट्र का कवच। देखिए, इंडियन आर्मी सिर्फ बॉर्डर्स की हिफाजत करने वाली एक फोर्स नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये भारत के जो ग्लोबल एम्बिशंस हैं उनकी नींव है। अच्छा, अब जरा इन आंकड़ों पर एक नजर डालिए। ये नंबर्स सच में दिमाग घुमा देने वाले हैं। करीब 14.5 लाख एक्टिव सैनिक, पता है ये इसे दुनिया की सबसे बड़ी वॉलंटरी आर्मी में से एक बनाती है। मतलब यहाँ आर्मी ज्वाइन करना कंपलसरी नहीं है। और फिर इसमें जोड़ दीजिए 4,500 से ज्यादा टैंक और लगभग 80 अरब डॉलर का डिफेंस बजट, तो पूरी पिक्चर एकदम क्लियर हो जाती है। पर हाँ, इतनी बड़ी ताकत ये रातों रात नहीं बनी है। इसका एक लंबा सफर रहा है। कहानी शुरू होती है 1995 में ब्रिटिश इंडियन आर्मी से। फिर 1947 में आज़ादी के बाद इसे एक नया रूप मिला। असली बदलाव तो आया 1962 से 71 के बीच, जब युद्धों ने इसे और मजबूत और मॉडर्न बनने पर मजबूर कर दिया। और आज की ये सेना डिजिटल वॉरफेयर, ड्रोन टेक्नोलॉजी, मतलब फ्यूचर की लड़ाइयों पर फोकस कर रही है। तो ये तो हुई नंबर्स की बात। अब आते हैं दूसरे पिलर पर, क्योंकि देखिए, ये आर्मी सिर्फ कागज पर या आंकड़ों में बड़ी नहीं है। इसे असली लड़ाइयों की आग में तपाया गया है। दशकों के जो संघर्ष हुए हैं, उन्होंने ही इसे वो शक्ल दी है जो आज हम देखते हैं। सोचिए, आज़ादी के फौरन बाद 1947 का कश्मीर वॉर, और वहां से लेकर 1999 में कारगिल की ऊंची चोटियों तक, हर एक जंग अपने आप में एक लेसन थी। 1962 में जब चीन से हार हुई तो हमें अपनी कमियों का पता चला। और फिर 1965 और 1971 की लड़ाइयों ने दुनिया को दिखाया कि भारत की ताकत कितनी बढ़ चुकी है। और इन सब में से 1971 की जंग, वो एक गेम चेंजर थी, एक ऐतिहासिक मोड़। वो सिर्फ एक जंग नहीं थी, नहीं, वो एक ऐसा मोमेंट था जिसने पूरे साउथ एशिया का नक्शा ही बदल कर रख दिया। और इसने सबसे बड़ा सबक क्या सिखाया? वो था तीनों सेनाओं के बीच का कोऑर्डिनेशन। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, जब तीनों ने मिलकर काम किया तो नतीजा क्या हुआ? एक जबरदस्त जीत और एक नए देश, बांग्लादेश का जन्म। तो मिलिट्री पावर तो हो गई हमारी नींव, लेकिन किसी भी देश की असली इमारत डिप्लोमेसी यानी कूटनीति से बनती है। और बस यहीं पर आता है हमारा तीसरा पिलर, रूस के साथ भारत की स्ट्रेटेजिक दोस्ती। एक ऐसा दोस्त जो हर मुश्किल घड़ी में साथ खड़ा रहा है। ये जो कहते हैं ना, एक समय परीक्षित दोस्ती या टाइम टेस्टेड फ्रेंडशिप, ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। ये रिश्ता सच में हर कसौटी पर खरा उतरा है। कोल्ड वॉर के टाइम से, जब सोवियत यूनियन ने यूएन में कश्मीर मुद्दे पर भारत का साथ दिया था, तब से लेके आज तक ये दोस्ती बनी हुई है। और ये दोस्ती सिर्फ बातों बातों में या डिप्लोमेसी में नहीं है। जरा इन ट्रेड के आंकड़ों को देखिए, मतलब कमाल है। 2022 से पहले जो ट्रेड करीब 10 अरब डॉलर का था, वो जैसे ही रूस से डिस्काउंटेड ऑयल मिलना शुरू हुआ, सीधा 65 अरब डॉलर के पार पहुंच गया। इससे पता चलता है कि ये रिश्ता कितना प्रैक्टिकल भी है। और डिफेंस, वो तो इस पार्टनरशिप की रीढ़ की हड्डी है। आज भी भारत के 60% से ज्यादा मिलिट्री हार्डवेयर रशियन ओरिजिन का है, चाहे वो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम हो जो आसमान से आने वाले खतरों को रोकता है, या फिर दुनिया की सबसे तेज मिसाइल ब्रह्मोस। इतना ही नहीं, एनर्जी से लेकर ब्रिक्स जैसे ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पर भी दोनों देश साथ साथ चलते हैं। तो ठीक है, एक तरफ तो रूस जैसी सुपर पावर से इतनी गहरी दोस्ती, लेकिन अब चलते हैं चौथे पिलर की तरफ, जो हमें ये दिखाता है कि डिप्लोमेसी हमेशा सीधी सपाट नहीं होती। और ये है हमारा पड़ोस, जहां नेपाल के साथ भारत के रिश्ते बहुत ही कॉम्प्लेक्स और कई परतों वाले हैं। भारत नेपाल के रिश्ते को समझने के लिए ना, ये दो बातें एक साथ देखनी पड़ती हैं। एक तरफ तो है रोटी बेटी का रिश्ता,
ये हजारों साल पुराने कल्चरल, धार्मिक और पारिवारिक कनेक्शन को दिखाता है। लेकिन फिर सिक्के का दूसरा पहलू भी है, और वो है सीमा विवाद, जहां काला पानी जैसे एरिया को लेकर पॉलिटिकल टेंशन बनी रहती है। और इस रिश्ते में जो उतार चढ़ाव आए हैं वो इस टाइमलाइन में एकदम साफ दिखते हैं। 1950 में फ्रेंडशिप ट्रीटी हुई, ओपन बॉर्डर्स की शुरुआत हुई, सब ठीक था। लेकिन फिर 2015 में एक अघोषित नाकेबंदी हुई, और 2020 में मैप को लेकर जो विवाद हुआ उसने रिश्तों में काफी कड़वाहट ला दी। पर हाँ, एक उम्मीद की किरण भी है। 2024 में 10,000 मेगावाट बिजली खरीदने का जो एग्रीमेंट हुआ वो दिखाता है कि शायद इकोनॉमिक ज़रूरतें पॉलिटिकल दूरियों को कम कर दें। तो अब तक हमने भारत की ताकत के 4 पिलर्स देख लिए। एक पावरफुल आर्मी, लड़ाइयों से मिले सबक, रूस जैसी पक्की दोस्ती और नेपाल जैसा कॉम्प्लेक्स पड़ोसी। तो अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी पड़ाव पर। आगे का रास्ता क्या है? सबसे बड़ा सवाल यही है कि भविष्य में भारत इन सब के बीच बैलेंस कैसे बनाएगा। तो कुल मिलाकर कहानी ये है कि भारत ने अपनी मिलिट्री पावर को एक बेस की तरह यूज किया है, और इसी बेस पर उसने एक तरफ रूस जैसे दोस्तों के साथ ग्लोबल पार्टनरशिप बनाई और दूसरी तरफ नेपाल जैसे पड़ोसियों के साथ मुश्किल रिश्तों को भी संभाला। और ये दोनों चीजें, मिलिट्री की ताकत और डिप्लोमेसी की फ्लेक्सिबिलिटी, यही मिलकर आज भारत को दुनिया में एक बड़ा प्लेयर बनाती हैं। और यहीं पर हम इस पूरी बातचीत को एक बहुत बड़े सवाल के साथ खत्म करते हैं। देखिए, ग्लोबल स्टेज पर भारत का कद लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में उसे एक तरफ तो अपनी पुरानी दोस्ती जैसे रूस के साथ है उसे भी निभाना है, और दूसरी तरफ अपनी नई स्ट्रैटेजिक ज़रूरतें जैसे अमेरिका के साथ बढ़ते रिश्ते, उनको भी साधना है। ये एक बहुत ही नाजुक बैलेंस है। तो क्या भारत इस डिप्लोमैटिक रस्सी पर चल पाएगा? शायद आने वाले वक्त का ये सबसे बड़ा सवाल है।